पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दो स्फेयर्स की रेडियस का रेशियो दे रखा है 4:5 और इनमें रेशियो पूछा जा रहा है इनके वॉल्यूम्स का। तो आप जैसा कि जानते हैं कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 और पाई तो दोनों साइड कट जाएगा, तो इनका जो रेशियो डिपेंड करेगा वो इनकी रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो इनका रेडियस का रेशियो दे दिया है 4:5, तो इनका हम क्यूब कर लेते हैं। तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 64:125। आपस में कुछ नहीं कट रहा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके अंदर देखिए एक बोला जा रहा है कि एक आदमी की जो एज है वो 4 गुना है उसके 3 बच्चों के एज के सम की। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्या करा उसने कि 3 चिल्ड्रंस की सम बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों चिल्ड्रन की एज का जो सम है ना उसको सी मान लेते हैं और पी पर्सन की एज हो जाती है। तो ये 4 टाइम्स हो गए किसके, P = 4C, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 चिल्ड्रन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, उनकी एज से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनकी सम की एज से हमें मतलब है। वहीं कहता है कि 6 साल के बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी उसके तीनों बच्चों के एज के सम के। तो देखिए 6 साल की अगर बात करेंगे तो आदमी में भी 6 साल उसके एज में बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा, अब यहाँ पे आप याद रखिए, यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी कि जो 3 बच्चे हैं और हर एक बच्चे के एज में 6 साल का इंक्रीज होगा, क्योंकि सभी के लिए 6 साल की एज बढ़ेगी। तो अगर 3 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना बढ़ गया, 18। तो इस सम में इनके 3 बच्चों की एज के उसमें 18 साल और हम जोड़ देंगे और यहीं पे वो क्या कहता है कि ये दुगना हो जाता है ना, 6 साल के बाद ट्वाइस हो जाता है दुगना। तो यहाँ हम ट्वाइस कर देते हैं। देखिए ये हो गई इनकी 2 कंडीशन। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको सॉल्व करें, दूसरा क्या कर सकते हैं आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। बाय ऑप्शन क्या करेंगे कि आप यहाँ पे प्रेजेंट एज जो पर्सन की है आप यहाँ पे लें, ठीक है। किसी भी एक इक्वेशन में प्रेजेंट एज पर्सन भी डालें, वहां से चिल्ड्रन की एज निकालें और देखें कि इस इक्वेशन के अंदर क्या वो एज सेटिस्फाई, दोनों जो एज आई हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब जो ऑप्शन आपने चूज किया वो सही है, अदरवाइज गलत है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसे करने से बजाय आप जो है इसको सॉल्व कर लें, बहुत आसान है, इसको सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ये P+6 हो गया, ठीक है, और C की जगह मैं P/4 लिख लेता हूँ +18 यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये P/6 हो गया और जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये P/2 हो जाएगा और 18 से ये 2 बार जाएगा, मतलब 2 गुना होगा तो 36 हो जाएगा। अब जब P/2 को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये P में से P/2 गया तो ये P/2P बचा, और जब 6 को इधर ले जाएंगे 36 में से माइनस करेंगे तो ये 30 हो गया। तो पर्सन की एज जो आ जाएगी इधर आके ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है 60, तो यानी कि 60 साल हो जाएगी प्रेजेंट एज पर्सन की। तो ये आ जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर काफ़ी स्टेप्स को, इन दोनों स्टेप्स को स्किप कर सकते थे, आप सीधा जो है माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते थे। ये सारी कैलकुलेशन बहुत आसान थी, यहाँ मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन दिखाने के लिए करी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 60 ईयर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत ही चीज आसान क्वेश्चन है। आप इसके अंदर आइडेंटिटी लगानी है a - b के होल स्क्वायर की यहाँ पे, और a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। तो जब आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, a² करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4z² और +b² हो जाएगा 25y², और माइनस है तो -2ab, 5 × 2 = 10 × 20, और ये zy हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे प्लस हो जाएगा, ये 25 का स्क्वायर 25z² हो जाएगा, ये 4y² हो जाएगा, ये +20yz हो जाएगा, और ये -25z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये +25z², ये -25z² से कट जाएगा, ये +20yz, ये इधर -20yz से कट जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप ऐड कर देंगे इसमें, तो जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 29y² + 4z² आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 29y² + 4z²। तो ये 4z² आ जाएगा, बाकी ये 25 + 4 29 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तरुण ने हरि को हेड स्टार्ट दिया, यानी कि स्टार्टिंग में हरि के चलने के 60 सेकंड के बाद तरुण ने 2400 मीटर की रेस को शुरू किया। उसके बावजूद तरुण जो है हरि को 40 सेकंड से हरा देता है, और हरि की स्पीड अगर 6 मीटर पर सेकंड है तो हमें तरुण की स्पीड निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आ गया है वो 2400 मीटर का है। स्पीड की बात करें तो हरि की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 6 से ये 400 बारी में चला गया। कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि सारी स्पीड्स यूनिट मीटर और मीटर पर सेकंड में है। तो इस टाइम जो आ जाएगा वो 400 सेकंड आ जाएगा,
किसका, हरी का। वहीं पे क्या करता है तरुण की स्टार्टिंग में रेस के वो 60 सेकंड के बाद दौड़ता है, तो इसका मतलब 60 सेकंड का गैप यहाँ हो गया, प्लस एंड में क्या करता है वो 40 सेकंड पहले ही तरुण हरी से पहुंच जाता है, इसका मतलब ये 40 सेकंड इधर आ गया। तो 100 सेकंड पहले वो जो है एक्चुअल में जितना टाइम तरुण ने लिया, हरी ने लिया है, ये हरी का टाइम है एक्चुअल में, तो जितना टाइम हरी ने लिया है उससे 100 सेकंड पहले कम टाइम में जो है तरुण ये 2400 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगा। तो डिस्टेंस देखिए ये 2400 आ गया, टाइम उसने 100 सेकंड कम लिए, 400 में से अगर हम माइनस कर देंगे तो 300 सेकंड, यहाँ 300 सेकंड, यहाँ से स्पीड आ जाएगी, तो यहाँ से जब आप काट कर देंगे तो ये 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है हमारा सही आंसर, 8 मीटर पर सेकंड। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक ट्रेपीजियम की बात हो रही है यहाँ पे ABCD, तो ये मैं मान लेता हूँ ये ट्रेपीजियम दे दिया है हमारे को ABCD, ठीक है, जहाँ पे AB ये हो गया, ठीक है, और CD ये हो गया। हम सब एक ही डायरेक्शन में लेते हुए चलते हैं, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये AB यहाँ पे 28 दे दिया है और CD हमें यहाँ 18 सेंटीमीटर दे दी है, और ये एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी गई है EF, ठीक है। तो हमसे ये पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप जैसा कि जानते हैं इसमें फिगर आपको नहीं बनानी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो मिड पॉइंट पे अगर इसको कट कर रही हैं ये लाइनें, तो इनका जो सम होगा उसका आधा कर देंगे, वही इसकी लेंथ आ जाएगी। तो 28 और 16 को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 46, और इस 46 का जब आप आधा करेंगे तो आ जाएगा 23। कितना, 23। तो 23 ही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 23। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एवरेज 11 बच्चों का 60 दे दिया है, ठीक है। वहीं पे पहले 10 का एवरेज की बात हो रही है तो 59, ठीक है ना। तो अब आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, एवरेज जानते हैं आप क्या होगा, सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सम की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर्स, ठीक है ना। तो मैं सीधा सम लिखता हूँ। तो अगर मैं सम की बात करता हूँ किसके, पूरे के पूरे 11 रिजल्ट की, तो वो कितना आ जाता है, सम आ जाता है हमारा 60 इंटू 11, तो ये हो जाएगा हमारा 660, ठीक है। अगर मैं वहीं 10 की बात करता हूँ, सम अगर मैं बात करूँ पहले 10 की, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 59 इंटू 10, क्योंकि ये एवरेज है 59, तो ये आ जाता है हमारा 590। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा 660 में से तो आ जाएगा ये 70। तो 11वां रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 70, जो कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है 70। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया साथ में मिलके, जहां ए ने 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, A, B और C। ए ने 7,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 12 महीने के लिए, वहीं B ने इन्वेस्ट किए हैं 8,000 रुपये, कितने, 10 महीने के लिए, और C ने इन्वेस्ट किए हैं 12,000 रुपये, कितने, 6 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि A एक वर्किंग मेंबर है तो उसको 20% प्रॉफिट का अलग से मिलता है, तो टोटल प्रॉफिट एक साल के अंत में जो मिल रहा है वो 14,750 मिल रहा है। तो हमें C का शेयर बताना है। तो देखिए सबसे पहले इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो ये 3 जीरो से सारा चला गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो 4 से करता हूँ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। और मैं यहाँ से 2 से नहीं, 7 3 7 दिया 21, अब ये कहीं से नहीं कटेगा, ये 20 हो गया और ये 6 3 18। तो इनका जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वो 21:20:18 होगा, इसी रेशियो में इनमें प्रॉफिट बचेगा। तो अब देखिए C का हमें क्या करना है, C का शेयर निकालना है, तो ये 18 अपॉन सबको जोड़ लेते हैं, तो 20 20 40 50 58 और ये 59 है ना, ये तो 18/59 हो गया। किसका हो गया ये टोटल प्रॉफिट हो गया कितना, 14,750, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि 20% हिस्सा तो ए ले जाता है उसका वर्किंग मेंबर होने का, तो इसका जो 80% होगा वही इनको मिलेगा, ठीक है। इसका 80% वही इनको मिलेगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। 59 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 25 बारी में यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और 25 को जैसा कि आप जानते हैं कितना होता है, 25 को 8 से गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये हमारा 200 हो जाएगा ना, तो ये 200 हो गया। और इधर 18 दे रखा है और 18 दूनी 3600, तो ये 3600, ठीक है। 1 सेकेंड, 25 200, और ये वाला 1 जीरो जो है हमारा इस वाले 1 जीरो से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 200 इंटू 18 हो जाएगा, तो 3600 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 3600 होगा C का शेयर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मिल्क वेंडर की बात हो रही है जिसके पास 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क है,
ठीक है, और 45 लीटर टोन्ड मिल्क है और 30 लीटर उसके पास फुल क्रीम मिल्क है। तो उसको ये बताना है कि इसको डिफरेंट ट्रे में इस दूध को इस तरीके से रखना है कि हर ट्रे में सेम क्वांटिटी के मिल्क आए, ठीक है, और कोई भी दो क्वांटिटी के मिल्क की मिक्स नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग होना चाहिए। तो उसको कम से कम कितनी ट्रे चाहिए होंगी ऐसा करने के लिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी लीस्ट नंबर की बात आती है तो हम इनमें एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे 75, 45 और 30 का। तो इसका एलसीएम सीधा आप जानते हैं कितना हो जाता है 15, लीस्ट मल्टीपल 15 पंजे 15 3 15 दूनी, तो लीस्ट मल्टीपल क्या हो गया 15। तो अब आप सीधा क्या करें, 75 को 15 से डिवाइड कर दे, प्लस 45 को 15 से डिवाइड करें और 30 को 15 से डिवाइड करें। तो 15 जो है ये 5 हो जाएगा, 15 3 45 होता है, 15 दूनी 10, तो ये 5 3 3 2 5 और 5 10। तो ऐसी कम से कम उसको 10 ट्रे चाहिए होंगी ये काम करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उसको कम से कम 10 ट्रे चाहिए होंगी। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर वैल्यू पुटिंग मत कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक के सॉल्यूशन आपको अच्छे लग रहे हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पे 2-3 आइडेंटिटी हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1, तो जब ये यहाँ से +1 इधर आएगा तो माइनस तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 3 tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे हो गया। थीटा की जगह ए लिखें चाहे थीटा लिखे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए cosec -a cosec +a, तो a - b a + b की आइडेंटिटी होती है, तो ये cosec स्क्वायर a -1 हो गया। तो यहाँ पे अगर ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस कर लेते हैं 4। अब आप यहाँ पे देखिए कि cosec स्क्वायर थीटा में अगर मैं माइनस cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो बच गया क्या 1, और ये आपस में कट जाते हैं तो क्या हो गया, बच गया 1। तो 3 + 4 यानी 7 हो गया इसका आंसर, और 7 ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, आप इसमें वैल्यू पुटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। सिलेंडर के बारे में बात हो रही है जहां उसकी रेडियस दे दी है 8/π, वॉल्यूम दे दिया है 448 और हाइट की बात हो रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो क्या हो जाता है πr²h, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 448π, और आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये 8/π हो जाएगा, और ये 8/22, और नीचे 7 था ऊपर आके 7 हो जाएगा यहाँ से हाइट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। और ये 8 से अगर मैं बात करूं 8 5 पे चला गया, और ये 8 6 पे चला गया, 7 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। तो हाइट की बात करूंगा तो ये 22 × 8 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 सेकेंड, और अगर मैं देखूँ इसमें ये 8 से 8 इधर चला गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ये 22। तो हाइट जो आ जाएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सरफेस एरिया क्यूब का दे दिया है 1728, और यहाँ वॉल्यूम की बात होती है। तो सरफेस एरिया क्यूब का जो होता है वो 6a² होता है। तो यहाँ पे आ जाता है ये 1728, तो 6 से जब इसको आप काट देंगे तो ये हमारा 288 बच गया, ठीक है। और a की बात करें और इसको मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, तो जब मैं अंडर रूट ले लूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 टाइम्स और 9 × 2, है ना। तो ये ऐसे आ गया। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना है, तो देखिए ये 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा, और ये 3 9 है तो 1 3 इधर से बाहर आ गया, तो अंडर रूट में बच गया 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12√2। अब यहाँ इसकी बात हो रही है किसकी, वॉल्यूम निकालने की। तो वॉल्यूम जो होता है वो a³ होता है ना। तो साइड आ गई हमारी 12√3 और 12√2, और इसका हमें क्यूब निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 12 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1728 होता है, और √2 को अगर हम क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाता है 2√2, ठीक है। तो 1728 को अगर हम दुगना करते हैं तो ये हमारा 3456 हो जाता है, और √2, तो 3456 √2 कहाँ दे रखा है आंसर में, 3456 ये दे दिया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नंबर
ऑफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा देखिए कुछ सब्जेक्ट्स के यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में बता रखा है कि कॉमर्स के पोस्ट ग्रेजुएट 80 स्टूडेंट्स हैं, साइंस के 80 हैं और आर्ट्स के 60 हैं। तो हमें इसको पाई चार्ट में किसका, कॉमर्स वालों का बताना है। तो देखिए आप हमेशा याद रखिए पाई चार्ट सर्कल से रिप्रेजेंट होता है और कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसको जब हम जोड़ लेते हैं 8 4 12 यानी 120 और 120 और 60 यानी कितना 180। तो ये 180 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है 360 डिग्री। तो ये सीधा सीधा कितना है, दुगना है ना। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई, दुगना। और हमें किसकी बात करनी है, कॉमर्स ग्रेजुएट की, है ना। कॉमर्स ग्रेजुएट कितना है 40, तो 40 की बात करनी है। तो 40 की एक की वैल्यू दुगना, तो 40 की वैल्यू भी दुगना हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेम ऐसी क्वेश्चन था जो मैंने पहले कराया था कि यहाँ 11 रिजल्ट 59 दे दिया है। 11 किसी नंबर्स का रिजल्ट एवरेज जो है हमें 59 दे दिया है। पहले 10 का एवरेज 58 है, तो 11th का बताना है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा क्या है, मैं सही आंसर वहां पे आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 37 को इस तरीके से दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है कि 5 गुना पहले पार्ट का और 11 गुना दूसरे पार्ट का वो किसके बराबर हो जाता है, 227 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 9 गुना सबसे छोटे वाले नंबर की। तो आप देखिए मान लेते हैं 2 नंबर है ना। 2 नंबर को मैं ए और 2 पार्ट को मान लेता हूँ, ए और बी। इनका जो सम है, इनकी लंबाई 2 नंबर का जो सम है वो कितना है 37। और 5 टाइम्स पहले वाला नंबर और 11 टाइम दूसरे वाला नंबर जब हम जोड़ते हैं तो आ जाता है कितना 227। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ कि अगर मैं इसको 5a मान लेता हूँ, ये 5b हो गया। और 37 को अगर मैं 5 टाइम्स करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाता है 185। ठीक है, और इनको जब मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये देखिए ये कट जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो ये 6b हो गया। और इसको अगर मैं 227 में से 185 को माइनस करूँगा तो ये मेरा 42 आ जाएगा। तो 6 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 7 बारी में। तो b आ गया मेरा कितना 7। तो b अगर 7 आ गया है, यहाँ से मुझे a निकालना है। a अगर 37 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। तो सबसे छोटा देखिए यही है नंबर और इसका 9 गुना पूछ रहा है। तो 7 का 9 गुना कितना हो जाता है 63, जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, ऑप्शन बी 63 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, है ना। एक ट्राइंगल दे रखा है PQR और ये P, ये Q और ये R A। ठीक है, इन सेंटर A की बात हो रही है और ये देखिए कुछ एंगल ऐसे बनेगा QAR ये 116 दिया है। अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है, हमें इसका निकालना है कि क्या एंगल होगा। एक आइडेंटिटी होती है कि जो एंगल होता है QAR, है ना, ये बराबर हो जाता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल QPR के। तो आप देखिए हमेशा इसके अंदर वैल्यू पुट ना करें। जब भी ऐसा दिया जाता है कि ये अंदर वाला एंगल हमें दे देता है और बाहर वाला पूछता है, तो आप देखिए 90 से कितना ज़्यादा है, 90 से ये 26 ज़्यादा है, 90 से 26 ज़्यादा है और इसका दुगना कर दीजिए। तो 26 का दुगना कितना हो जाता है 52। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो हम हमेशा ऐसी करेंगे एग्जाम में कि हमें जब भी क्वेश्चन पढ़ा हमें इस तरीके से दिखा कि कुछ आइडेंटिटी वाला है ये वाली, तो हम कुछ सॉल्व पेपर में जो है कुछ डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, सीधा हम देखेंगे कि ये 90 से कितना ज़्यादा है, उसका दुगना कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेटर जिसकी डायगोनल्स इक्वल हैं और इक्वल अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होगा। तो देखिए आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ तो नहीं बताऊंगा इसके अंदर, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और आई थिंक सभी ने सही आंसर ही एग्जाम में मार्क किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टॉय है, देखिए एक ये टॉय दे दिया है जिसमें एक ये सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, और यहाँ एक हेमिस्फेयर है और यहाँ एक कोन की बात हो रही है। अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैं बिना फिगर के ड्रॉ करे और बिना सॉल्व किए सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि 11 का मल्टीपल देख लेता हूँ। वॉल्यूम पूछ रहा है ना, वॉल्यूम पाई की बात होगी, तो 11 का मल्टीपल एक बार मैं देख लेता हूँ कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। तो मैं कंसेक्यूटिव देखूंगा तो 3 में से 5 गया -2, है ना, और 8 में से 8 गया 0, तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 8 में से 6 गया, कितना बच गया मेरा 2, और 3 में से 2 गया
तो कितना बच गया 1 और बचा गया था 5, तो 5 3 8, ये भी नहीं है। अब देखिए 6 में से 7 गया -1 और 2 में से 6 गया -4 और 7 में से 2 गया तो बचा 5, तो 4 और 1 5, -5 + 5, तो यानी ये 11 का मल्टीपल है। 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये है जो 11 का एक फैक्टर है। अगर मैं आगे देखूँ 7 में से 6 गया 1 हो गया और 2 में से 2 गया 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, तो इसका मतलब ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर तो मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी ही मेरा सही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको आगे सॉल्व करूँ, पर एग्जाम में नॉट रिकमेंडेड, एग्जाम में हमें इसको सॉल्व नहीं करना, सी मार्क करके आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है, तो देखिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ देखूँ इसको 5 + 24 × 8 अपॉन 8 8 जा 64, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा × 4 4 जा 16, ठीक है, ऐसे हो गया। तो 8 से ये 8 बारी में चला गया और ये यहाँ से 3 बारी में 8 से यहाँ चला गया, तो ये 5 + 3 -16, तो 5 3 8 -16, तो 8 -16 जो आंसर है इसका आएगा -8, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का दे दिया है कितना 2800 और उसको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद खरीदा जाता है, तो सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, तो देखते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन से ही तो बचाना है, यही तो मेरा काम है, तो यही मैं आपको बताऊंगा। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में अगर बात करूं 15% का पहले डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि इसके 85% पे उसने खरीदा होगा। 8% का डिस्काउंट देने के बाद 92% पे खरीदा होगा और यहाँ 95% पे खरीदा होगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि 2 0 से ये 2 0 चला गया और सबके ना यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यूनिट डिजिट से देखता हूँ, तो 8 पंजे 40 हो जाता है ना, तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा इसको कट करता हूँ, है ना। तो 5 से करूँगा तो ये 17 बारी में चला जाएगा, 5 से ये 20 बारी में, 4 से ये 5 बारी में चला गया, 4 से ये 7 बारी में, 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये 5 से 19 बारी में चला गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि देखिए 2 नीचे 0 हैं और सभी से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा है। ठीक है, अब मैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाऊं तो 7 7 सा 49 होता है, तो बच गया 9 और 9 9 सा 81, 1 और 2 1 सा 2, तो देखिए यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और 2 वाले यूनिट डिजिट का कोई भी और ऑप्शन नहीं है, केवल एक के, तो इसका मतलब मैं सही ऑप्शन इसको मार्क कर सकता हूँ, ऑप्शन सी 2080.12, है ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा और मैं चुपचाप एग्जाम में आगे बढ़ जाऊंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करने नहीं लगा। ठीक है, आप चाहें तो 7 का मल्टीपल लगा सकते हैं, पर वो सब में लगाना पड़ेगा, या फिर 19 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने यूनिट डिजिट देखा और यूनिट डिजिट से मैं करके आगे बढ़ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट के 5% के साधारण ब्याज पे 6 साल के बाद अमाउंट जो हो जाता है वो हो जाता है 4160 का, तो हमें बताना है कि धनराशि कितनी इन्वेस्ट की गई थी। तो देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का मल्टीप्लाई, तो 5% की बात हो रही है सालाना और 6 साल की बात हो रही है, तो इसका मतलब 30% उसको ब्याज मिला, तो 10 की चीज़ क्या हो गई होगी 13। ठीक है, और यहाँ पे 13 का जो वैल्यू दे रखा है ये दे रखा है 4160, तो अगर मैं देखूँ 13 3 39 हो जाता है और ये 2 26 320 गुना, तो ये 10 का भी मैं 320 गुना कर देता हूँ, तो 10 को अगर मैं 320 गुना करूँगा तो ये 3200 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3200। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी बेस्ड है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री और आइडेंटिटी के अलजेब्रा की। अब यहाँ पे आप सीधा देख रहे हैं कि ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a² + b² का होल क्यूब की। ठीक है, तो हो गया हमारा sin² a और b हो जाएगा मेरा cos² a। ठीक है, इसका हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए sin² थीटा + cos² थीटा 1 हो जाता है ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि sin² a माइनस cos², ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख दिया sin² a + cos² + 1, a² माइनस b² की आइडेंटिटी में मैंने इसे तोड़ दिया। तो देखिए sin² + cos² तो 1 होता है, तो sin² माइनस cos² + 1 ये आ जाएगा। ठीक है ना, sin² + cos² sin² माइनस
कॉस स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। और ये कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो ये साइन का उल्टा होता है ना, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये साइन हो जाएगा, यहाँ देखूंगा ये भी साइन, ये 1 अपॉन साइन। तो देखिए ये यहाँ से ये कट गया तो ये 1 आ जाएगा। और मैं इसकी बात करूंगा कॉस अपॉन साइन की, यानी कि कॉट स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर हो गया। प्लस 1 अपॉन साइन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर। अब आपको जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर हो जाता है किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो जब इस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाता है ना। तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डेटा दे दिया है, इस डेटा के अंदर 88 को अगर 93 से रिप्लेस कर दिया जाए और 41 को 47 से रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें डिफरेंस बताना है नए मीन का और पुराने मीन का। तो सबसे पहले मीन क्या होता है, माध्य का, यानी कि बीच की टर्म। तो इसको अरेंज कर लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले 35, 41, 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 56, 63, 76, फिर आ जाएगा हमारा 88, 90, 92। ये टोटल कितनी टर्म्स हैं आप सबसे पहले देखेंगे तो 3, 2, 5, 6 और ये 2, 2, 4 और 1, 1, 11। तो यानी कि 11 टर्म है। तो इसकी छठी टर्म जो होगी वो बीच की टर्म हो जाएगी। तो 3, 2, 5 ये छठी टर्म हो गई, 3, 2, 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इसको चेंज करने की, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए क्या क्या टर्म रिप्लेस की जा रही है। 88 को 93 से रिप्लेस कर दिया जा रहा है, 88 को 93 से रिप्लेस करेंगे तो 93 इधर आ गया। 41 को 47 से रिप्लेस कर दिया जा रहा है, 41 को यहाँ के 47 से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इक्वेशन दोनों साइड पे बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों साइड पे बैलेंस है इक्वेशन क्या। तो इसका मतलब इसका नया मीन क्या होगा, वो भी 56 होगा। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 0, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेज ऑफ 5 नंबर 48 दे दिया है। फर्स्ट 4 का इंटीजर का जो एवरेज है वो 50% है 5वें के, है ना। तो देखिए आप इसको मैं कैसे करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ 4 नंबर्स की बात करूं प्लस यहाँ पे ये 5th नंबर की बात करता हूँ, यहाँ 4 नंबर के सम की बात हो रही है, ठीक है ना, और ये सिंगल यहाँ 5th नंबर के। तो आप यहाँ देखिए कि 50% फर्स्ट 4 एवरेज इज 50% ऑफ द 5th। अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका 2 यूनिट है तो 4 सम का जो 4 नंबर्स का जो सम होगा उसका एवरेज 1 हो गया, ठीक है। तो एवरेज जब 1 है तो मुझे सम निकालना है, तो 4 से मैंने यहाँ गुना कर दिया, है ना, 4 से यहाँ मैंने क्या कर दिया, गुना। तो देखिए ये 2 से ये 2 है ना, जब अगर मैं इसको काटूँ भी ना तो अगर मैं यहाँ पे देखिए 4 1 जब 4 हो जाएगा और ये 2, तो 2 से ये चला गया तो 1:2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे ये 3 की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर दे दी है, सम की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ मैंने इसको सम में कन्वर्ट कर लिया है, ये बात हो रही है 48 × 5, है ना। इसका भी तो सम हम निकालेंगे, पहले मैंने बताया था सम क्या होता है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए ये 16 × 5 हो जाएगा, यानी कि 80 गुना हो जाएगा। कितना, 80 गुना। तो 5वां नंबर पूछा जा रहा है ना, 5वां नंबर हमसे ये पूछा जा रहा है। तो 1 को मैं 80 से गुना कर देता हूँ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 80। तो 5th नंबर मेरा क्या हो गया, 80। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 80 होगा इसका आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट दे दिया है 7 कज़न का एक फैमिली के अंदर और उसका मीडियन निकालना है। मीडियन यानी कि वही माध्य का। तो इसको अरेंज कर लो, है ना, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद देखेंगे 54, 55 आ जाता है और उसके बाद अगर हम देखें तो 59, 60, 62, 65 और ये 70। तो 7 सम की बात, 7 कज़न की बात हो रही है, तो चौथा, है ना, 3 इधर 3 इधर। तो क्या हो गया, मीडियन इसका 60 kg। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 60 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक मशीन का जो प्राइस है वो 3 सालों में इस तरीके से घटता है। पहले साल 5%, दूसरे साल 10 और तीसरे साल 15%। और स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वो 8000 थी। तो अब बताना है कि अब इस 3 घटाव के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो देखिए 8000, ठीक है। 8000 के बाद अगर आप 5% देखें, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, 1/20 का घटाव। तो यानी कि 20 पे 1 का घटाव ये कितना हो जाएगा, 19/20। और वहीं अगर 10% की बात करें, 1/10, तो 10 पे 1 का घटाव यानी 9/10। 15% की बात करें, 3 का घटाव 20 पे, तो 17/20 ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 3 0 जो है तीनों यहाँ से कट जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यहाँ से कट गया। और अगर मैं देखूं तो यहाँ यूनिट डिजिट से मैं बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे,
अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, 81 और 7 दूनी 14 है ना, तो 4 वाला यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आप चाहें तो मल्टीपल भी देख सकते हैं 9 का, लेकिन यूनिट डिजिट से भी हो गया क्योंकि कोई भी जीरो इसमें से नहीं बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 40% का इंक्रीज जो है, इफ एन इंक्रीज ऑफ 40% इज ऑब्जर्व। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा दिया जाता है जिसमें 4 साल में 40% का इंक्रीज हो जाता है ना, तो यानी 4 साल में 40%, 1 साल में यानी 10%। तो हमें ये बताना है कि 80,000 रुपये पे 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 40% 4 साल, तो मैंने जैसा बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम की अगर मैं बात कर रहा हूँ वो कितना हो जाएगा 40/4, तो यानी कि 10% का। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, ये हमारा 10 से चीज 11 हो रही है और 4 साल की बात हो रही है तो पावर 4 कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 पावर और 21 का अगर मैं पावर 4 देखता हूँ, वैसे तो याद होना चाहिए 14641 होता है, और अगर नहीं भी है तो आप 121 का स्क्वायर कर लीजिए या फिर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 80,000 को देखिए यहाँ से ये सीधा सीधा कितना है, ये सीधा 8 गुना है। ठीक है, तो इसका भी 8 गुना कर देंगे हम। तो इसका जब हम 8 गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 37 है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। मल्टीप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट में 3 यूनिट इसके एक जैसे हैं तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक डाई को है ना 2 बार उछाला जाता है और एक कॉइन को 3 बार, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब डाई हर बारी 5 आएगा तो कॉइन में ऊपर हेड आना चाहिए। यानी कि जब हम पासे को फेंकें तो उस पर जब 5 आए तो उसी टाइम जो हेड कॉइन को उछाला जाए तो उस टाइम पे वो हेड आना चाहिए। तो ऐसी हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है क्या होगा। तो देखिए ऐसे सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले देखिए कि पहले क्या उछाला जा रहा है, डाई। तो डाई का मतलब होता है डाइस है ना, तो इसमें क्या आना चाहिए 5 नंबर। तो 5 नंबर एक डाइस में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई डाइस में 5 नंबर आने की 1/6, और यहीं पे इसको 2 बार उछाला जा रहा है तो हम क्या करते हैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/36। ये हो गई प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डाइस की। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉइन की। कॉइन में 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, चाहे वो हेड हो चाहे टेल हो, लेकिन यहीं कॉइन को 3 बार उछाल दिया जा रहा है तो हम इसको 3 बारी ऐसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8, 1/8। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि जो हमें निकालनी है, तो वो प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे हम 1/36 इंटू 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1/288। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आसान था ये क्वेश्चन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि संदीप 22% प्रॉफिट करता है जब वो ओवरकोट को बेच देता है 85-40 पे, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, 100 की चीज़ है, अगर मान लेते हैं वो कितने पे बेच रहा है 122 पे है ना, तो अगर कॉस्ट प्राइस के वो 122% पे बेच देता है तो कितने पे बेच रहा है 8540 पे। तो देखिए 122 को जब आप इससे काटेंगे तो ये कितनी बारी में आ जाएगा हमारा 7 बारी में चला जाएगा, और यहाँ से एक 0 ये आ गया 7। तो कॉस्ट प्राइस जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना 7000। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि रत्नेश और विनीत किसी काम को अल्टरनेट डे पे शुरू करते हैं, और स्टार्ट कौन करता है रत्नेश, तो वो किसी काम को 54 सही 3/4 दिन पे कंप्लीट कर देते हैं, तो और रत्नेश उसी काम को 48 दिन में कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है विनीत कितना दिन लेगा वो सेम काम करने के लिए। आप एक चीज़ देखिए कि आर रत्नेश और वी विनीत ये किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 2 दिन में 1 यूनिट का काम कर रहे हैं है ना, अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि स्टार्ट करा रत्नेश ने है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस 54 दिन की। तो 54 दिन को अगर मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूँ तो आ जाएगा ये 27, और इधर विनीत भी आ जाएगा कितना 27 है ना। यानी कि 27 दिन एक एक करके दोनों ने काम किया 27 दिन, और वहीं जब 54 दिन का काम हो गया तो उसके बाद फिर जो बारी आएगी रत्नेश की, जिसने कितना काम किया सिर्फ 3/4 दिन। ठीक है, तो आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो रत्नेश ने कितने दिन में काम कंप्लीट किया 27 सही 3/4 दिन। वही काम विनीत ने कितने दिन काम किया, इस काम को करने के लिए 27 दिन लिए।
ये बराबर कर देते हैं क्या, क्योंकि सेम काम को रत्नेश अकेले कर रहा है 48 दिन में, तो रत्नेश ने सेम काम को 48 दिन में कर लिया। तो अगर मैं इसको इधर ले जाके माइनस करता हूँ तो विनीत का 27 तो इधर आ गया। अब देखिए इसमें से एक अगर मैं निकाल लेता हूँ, यानी कि बचा कितना 47, 27 गया 47 में तो 20, और एक में से 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4, तो यानी कि रत्नेश ने इतना दिन लिया काम करने का। तो अब यहाँ से एक्चुअल में हम इनकी कार्य कुशलता एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये देखिए कितना है, ये 27 हो जाएगा, ये 80 और एक 81/4 हो गया, तो 27 से ये 3 बारी में चला जाएगा। तो रत्नेश और विनीत की जो कार्य कुशलता यानी एफिशिएंसी आ जाएगी वो 4:3 की आ जाएगी, है ना। और अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क किसी भी इक्वेशन में आप रख के निकाल सकते हैं, पर आसान तो यह है कि रत्नेश ने 48 दिन में काम कंप्लीट किया और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 की। और हमें अब निकालना किसका है कि विनीत उस काम को कितने दिन में करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से ये 16 बारी में जाता है, क्योंकि 16 3 48 होता है, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन बी 64। 64 डेज लेगा विनीत उसी काम को करने के लिए, ठीक है ना। आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस जिसने करी होगी ऐसा क्वेश्चन पहले वो आसानी से कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर है, उनका रेशियो दे दिया 5:7:9 और उनका एलसीएम दे दिया है क्या 1260। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपली कुछ नहीं करना होता, हमें 5 × 7 × 9 × x, जो इनमें सब में कॉमन था एक, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 1260 ये आ गया। अब जब आप इसको काट देंगे यहाँ से, 9 से ये एक बारी में चला गया, ये 40 बारी में, 7 से ये 20 बारी में और 5 से ये 4 बारी में, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमें डिफरेंस बताना है कितना, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। तो लार्जेस्ट है 9 और स्मॉलेस्ट है 5, इनका डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो 4 4 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये थे पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन जो इस बार के एसएससी CHSL एग्जाम में आए। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन अच्छे लगे हों, और सोल्यूशन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, हमारी रेलवे सीरीज चल रही है, उसमें मॉक टेस्ट कर रहे हैं, उसको आप जरूर देखिए। मैंने उसके अंदर काफ़ी क्लासेस ले चुका हूँ, 80 क्लासेस के करीब करीब ले लिए, 75-80 क्लासेस शायद। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल पर आप जाके उस सारी वीडियोज़ को देखिए। आपको इस बार के रेलवे एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी उन सीरीज से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम पर चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।